अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर यह हदीस मुबारक हर रोज़ शाये की जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक आज की हदीस का सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन अमल ईमान लाना है, इसके बाद हिजरत और जिहाद। फिर वो दो अमल ऐसे हैं कि इनसे बेहतर कोई अमल फ़जीलत में नहीं है, एक मकबूल हज, दूसरा मकबूल उम्रा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ में, यानी इस्लाम, अगर आप मक्के की वादियों को देखेंगे, मदीने की वादियों को देखेंगे, तो आपको हैरत होगी कि इस तरह की वादियों से इस्लाम कैसे पहुँचा। तो बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सीरत तैयबा की वजह से, और आपने देखा कि इस्लाम किस तरह पाकीज़गी का मज़हब है, किस तरह तहारत का मज़हब है, किस तरह यानी ततहीर जो होती है इस्लाम में बहुत ही गैर मामूली होती है। तो यानी पाकीज़गी, साफ़ सफाई, क्योंकि कई अहादीस में ये बताया गया है कि पाकी आधा ईमान है। तो कभी किसी भी अच्छे मज़हब की, सही मज़हब की, हकीकी मज़हब की अगर आप कसौटी के ऊपर देखें या पैमाना देखें, तो सबसे पहले ये देखिए कि उसके उस मज़हब में तहारत का क्या इंतज़ाम है, पाकीज़गी का क्या इंतज़ाम है, ये देखना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको तब अंदाज़ा हो जाएगा कि सच्चा मज़हब कौन सा है और हक़ किस मज़हब के साथ है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं ख़बरों की तरफ। ख़बरों के बारे में आपको बता दें कि ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय करीमनगर से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हैं और काउंसलर की हैसियत से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन बेचारे अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि औलाद के बारे में कहा जाता है कि अगर औलाद आपकी नेक ना हो तो फिर आपकी नेक नामी के बजाय बदनामी का बायस बनती है। अब आपको बता दूं कि फिल वक्त बंडी संजय अपने बेटे भगीरथ बंडी के यानी मुबैना तौर पर एक लड़की के साथ मुँह काला करने के बायस परेशानी का शिकार बने हुए हैं। और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि अब न सिर्फ करीमनगर बल्कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी दीवारों पर बंडी संजय और भगीरथ बंडी भगीरथ जो हैं, उनकी तस्वीर पर मबनी पोस्टर चिपका किए गए हैं और कहा गया है कि ये फ़रार है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर एक बाप के लिए दुख होगा। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि कई ऐसे बच्चे, मुस्लिम नौजवान, जिन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया गया है, और उनके माँ बाप का क्या हाल होगा। बंडी संजय को ये सोचना चाहिए और बंडी संजय के लिए ये इबरत का मुकाम है और बंडी संजय के लिए ये सोचने का मुकाम है कि जो हिंदुस्तान भर में जो झूठे मुकदमात में मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया है, जिसमें आप शर्जील इमाम हैं, उमर खालिद है, तो उनके माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा। और शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथियाँ हैं, उनके माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है भगीरथ बंडी के ख़िलाफ़, यानी बंडी भगीरथ के ख़िलाफ़। और आपको ये बता दूं कि अब साइबराबाद पुलिस ने अपनी टीमें करीमनगर और दिल्ली रवाना की है ताकि बंडी भगीरथ का पता चलाया जा सके। क्या बंडी भगीरथ दिल्ली में छुपा हुआ है या फिर करीमनगर में ही वो मौजूद है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूँ कि अब ये साइबराबाद पुलिस हो या तेलंगाना पुलिस हो, उसकी बहुत बड़ी आजमाइश है। उससे कहीं ज़्यादा अब उन जज साहब की आजमाइश है जो आज बंडी भगीरथ की दरख्वास्त क़ब्ल गिरफ़्तारी, ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी की समाअत करने वाले हैं। अब ये देखा जाएगा कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। क्या अदालत एक मुबैना मुल्ज़िम का, और वो भी ऐसे मुल्ज़िम का जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ मुँह काला किया, एक नहीं बल्कि दो मरतबा मुँह काला किया, उसका साथ देगी और उसकी ज़मानत मंजूर करेगी या फिर उसकी ज़मानत मुस्तरद कर देगी, ये देखा जाएगा। और तेलंगाना हाई कोर्ट पर अब तमाम समाजी जहदकारों की, आवाम की और इंसाफ पसंद लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, बंडी संजय की बात हम कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि बंडी संजय किस तरह जहर उगलने में आगे आगे रहा करते थे। अब ये जहर जो है उनके जिस्म में दौड़ने लगा है। मिसाल के तौर पर बता दूं कि किसी को बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। बंडी संजय मुमलिकती वज़ीर दाखिला के ओहदे पर पहुँचे और वो कैसे पहुँचे आप अच्छी तरह जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि किस तरह माहौल को वो ख़राब करते हैं। मुमलिकती वज़ीर दाखिला चाहे कोई भी मरकज़ी वज़ीर हो, इस बात का हलफ लेता है, इस बात का अहद करता है कि वह मुल्क की भलाई के लिए काम करेगा, लेकिन बीजेपी के तमाम
मरकज़ी वज़रा के आप बयानात देख लीजिए, वो किस तरह के बयानात देते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि ये लोग इश्तियाल अंगेज़ बयानात देते हैं, लेकिन हुकूमत में इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अदालतों से रुजू किया जाता है तो अदालतें भी इनको यानी बख्श देती हैं या इनको यानी सिरे से ही उनके खिलाफ जो दरख्वास्तें दाखिल की जाती हैं उसे मुस्तरद कर देती है। अब कपिल मिश्रा देखिए आप, दिल्ली का एक वजीर है, किस तरह उसने एक आला पुलिस अहदेदार के बाजू ठहर कर पुलिस को और मुसलमानों को धमकियाँ दी थी, लेकिन वो जेल नहीं जा सका और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो काफ़ी अरसे बाद दर्ज हुआ। तो ये कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के लोग, एक तो बेचारा मरकज़ी वजीर था, उसने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश को, तो आपने देखा कि ये वही गद्दार कौन निकला, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। गद्दार किसे कहते हैं, गद्दार का डिफिनेशन क्या है ये सोचना चाहिए, गद्दार की तारीफ क्या है, गद्दार की तशरीह क्या है ये सोचना चाहिए बीजेपी कायदीन को। ये दूसरों को तो गद्दार कह देते हैं, अपने आप को मुहिब वतन कहते हैं, अपने आप को कौम परस्त कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में कौम परस्त वो होता है जो मुल्क की खिदमत करता है, बिला लिहाज मजहब मिलत लोगों की खिदमत करता है, आवाम की खिदमत करता है, आवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम नहीं करता। गद्दार वो होता है जो आवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम करता है। गद्दार वो होता है जो आवाम के कपड़े देखकर पहचानता है। गद्दार वो होता है जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है। गद्दार वो होता है जो आप देखेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है। ये गद्दार मुल्क का होता है, लेकिन ये अपने आप को गद्दार नहीं बल्कि कौम परस्त कहते हैं और बड़ी हंसी आती है। आपको ये बता दूं कि गद्दार वो होता है जिन्होंने अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे। गद्दार वो होता है जिन्होंने अंग्रेज़ों से बार बार माज़िरत ख़ाही की थी। गद्दार वो थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए यानी मुजाहिदीन आज़ादी की मुखबिरी की थी और मुजाहिदीन आज़ादी को फंसाया था। ये गद्दार हैं। तो अब आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि गद्दार कौन है और मुहिब वतन हिंदुस्तानी कौन है। देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश को जिस तरह कहा गया था, तो हम इसी प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश को, क्योंकि डैश डैश अगर आप भर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो लफ्ज़ क्या था। तो बहरहाल साले बहन वही के तो रिश्ते होते हैं। तो बहरहाल देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश को। अब अंदाज़ा कीजिए इन कौन गद्दार हैं और कौन मुहिब वतन हिंदुस्तानी है। तो बात हम कर रहे थे बंडी भगीरथ की। बंडी भगीरथ आप अंदाज़ा कीजिए कि उसने अपने बाप से कहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। ये बंडी संजय का कहना है। बंडी संजय का ये भी कहना था कि मेरे बेटे ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि किसी के साथ किसी को ज़बरदस्ती शराब पिलाना फिर उसके साथ मुँह काला करना गलत काम नहीं है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और वैसे भी आप देखेंगे नाज़रीन, जो बेटियां होती हैं बेटियों का एहतराम करना चाहिए, और अगर कोई इस तरह माशरे में गलत काम करता है, चाहे वो वज़ीर का बेटा हो या फिर किसी का भी बेटा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, उसको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। तो बहरहाल बंडी संजय के फ़ोटोज़ अब शहर हैदराबाद में भी लगे हुए हैं और करीमनगर में भी लगे हुए हैं और दोनों बाप बेटे के तस्वीर के साथ ये लिखा है कि ये फ़रार हैं और इनकी तलाश है और बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक बंडी संजय का सवाल है, बंडी संजय अमित शाह की चप्पल उठाने के बाद मुमलिकती वज़ीर दाखिला बनाए गए थे और इस कदर उताने पड़ गए थे कि अपने आप को रियासत का चीफ मिनिस्टर समझ रहे थे। याद रखिए, जो अगर बड़ा बोल बोलेगा या फिर गुरूर तकब्बुर करेगा तो वो मिट्टी में मिल जाता है और दुनिया जो है उसे अपने पाँव तले रोंद कर आगे निकल जाती है। तो गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। इंसान को सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, ये जो है ये सबसे अहम चीज़ें होती है। यानी इंसान में सादगी होनी चाहिए, इंसान में आजिज़ी, वो इनके सारी होनी चाहिए। लेकिन बंडी संजय के बारे में खुद बीजेपी के कायदीन में इख्तलाफात पाए जाते हैं और बीजेपी कायदीन भी उन्हें पसंद नहीं करते। हो सकता है कि आज जो शहर हैदराबाद में पोस्टर्स और करीमनगर में पोस्टर्स बंडी संजय के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ चिस्पा किए गए हैं, वो बीजेपी के कायदीन की ही कारस्तानी हो। तो ऐसे में बीजेपी में कई ऐसे लीडर हैं जो बंडी संजय को पसंद नहीं करते और कई ऐसे हैं जो बंडी संजय को पसंद करते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि तमाम जो नज़रें हैं वो अदालत पर टिकी हुई हैं और अदालत के साथ साथ पुलिस पर टिकी हुई हैं और ये पुलिस का और अदालत का की आजमाइश है कि वो इंसाफ करते हैं या इंसाफ नहीं करते। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि बंडी संजय के बेटे के ताल्लुक से सबसे पहले जो खबर शाई हुई थी द साउथ फर्स्ट में शाई हुई थी और उसके हवाले से दूसरे मीडिया हाउसेज ने उस खबर को लिया था और बेचारे इस कदर बदनाम होंगे, बंडी संजय ने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था होगा। अब देखना यह है कि बंडी संजय
क्या करते हैं। लेकिन बेटे के खिलाफ आपको बता दूं कि बीएनएस की दफ़ा 74-75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा पाक्सको जो है पाक्सो कानून की दफात 11 और 12 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दूं कि 17 साल लड़की ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि बंडी भगीरथ ने उसे 2 मुख्तलिफ मौके पर हैदराबाद के मदाफात में वाक़ फार्म हाउस ले गया और वहाँ पर ज़बरदस्ती शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसका जिनसी इस्तेहसाल किया। और बंडी संजय के बेटे भगीरथ का कहना है कि ये लड़की और उसके माँ बाप उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, धमकियां दे रहे हैं और एक्सटॉर्शन के सही असल। और उसने आपको बता दूं कि करीमनगर टाउन 2 में मुकदमा भी इस लड़की के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब देखना यह है कि बंडी संजय के बेटे के साथ क्या यानी सलूक किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं एक और ख़बर की जानिब। उस खबर का ताल्लुक केरला से है। केरला में आपको बता दूं कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूडीएफ ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 140 रुकनी केरला असम्बली में एक यूडीएफ ने, कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूडीएफ ने 108 हलकों में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस ने बिल्कुल तनहा 63 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। जबकि केईसी केरला कांग्रेस ने 8 हलकों में और आरएसपी ने 3 हलकों में कामयाबी की हासिल की। इस तरह इस इत्तेहाद को 102 नशस्तों पर कामयाबी मिली है। और वहाँ पर आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने हलफ ले लिया, मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने हलफ ले लिया, पडुचेरी जो मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है उसके चीफ मिनिस्टर ने हलफ ले लिया, यहाँ तक कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी हलफ ले लिया। लेकिन कांग्रेस में देखेंगे आप गद्दारों की कोई कमी नहीं है और ये इख्तियार के इस कदर ज़्यादा लालची होते हैं कि आपस में एक दूसरे को यानी एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने से भी गुरेज नहीं करते। तो बहरहाल अब कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क ये है कि बीजेपी फौरी फैसला करती है और डंके की चोट पर फैसला करती है। कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है, वो उसकी जो क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, वो फौरी फैसला करने से कासिर रहती है। तो जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि इनका इक़्तिदार कई रियासतों में सिर्फ ताख़िर की वजह से गया। तो बहरहाल केरला में चलिए अब एक चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कर लिया गया है और जो सीनियर लीडर है सतीशन को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही थी केसी वेणुगोपाल की, लेकिन केसी वेणुगोपाल के बारे में काफ़ी शिकायत पाई जाती है और कई लोग उनसे नाराज़ भी बताए जाते हैं। तो इसलिए केसी वेणुगोपाल के नाम को नज़रअंदाज कर दिया गया। और एक लीडर थे केरला के रमेश चेन्निताला का भी नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था कि उन्हें भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से दूर होना पड़ा और खुर्रे फाल और जो कामयाबी मिली है सतीशन को मिली है। अब देखना है कि सतीशन किस तरह केरला में हुकूमत करते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक केरला का सवाल है, बीजेपी वहां पर मुस्तहकम होने की कोशिश कर रही है। अब तक सतीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फ़िरका परस्तों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें और अगर कोई अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसको कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचाए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि केरला एआईसीसी इंचार्ज जो हैं दीपा दास मुंशी जो हैं वो उन्होंने और उनके साथ जो मरकज़ी मुबस्सिरीन थे, 2 मरकज़ी मुबस्सिरीन हैं, अजय माकन और मुकुल वासनिक, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि कांग्रेस हाईकमान ने और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने सतीशन के नाम को बहैसियत चीफ मिनिस्टर मंजूरी दे दी है। तो बहरहाल इससे पहले भी कल आपने देखा कि कल ही राहुल गांधी ने मुलाकात की मल्लिकार्जुन खड़गे से और तकरीबन 40 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद हो सकता है कि सतीशन के नाम को खतियत दी गई और बहुत ही अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन ये तो खबर रही है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को बहुत ही सोच समझ कर इक़दाम करने चाहिए और अगर ताख़ीर से फैसले करते हैं तो ये गलत बात है। आप फौरी फैसले करने की सलाहियत हासिल करना चाहिए आपको। कितने दिन हो गए, 4 मई को नताइज का ऐलान किया गया और आज आप ऐलान कर रहे हैं कि सतीशन चीफ मिनिस्टर होंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए 4 मई से लेकर 14 मई आ गया, यानी 10 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह के हालात रियासत तेलंगाना में पैदा हो गए हैं। गर्मी ने क्या हालात कर दिए हैं लोगों की। आपको ये बता दें कि हैदराबाद आईएमडी ने रियासत में रेड अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि आइंदा
दिनों तक यानी 17 मई तक जो गर्मी है उसकी शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है और दर्जे हरारत जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो बहरहाल आज के भी देखा गया है कि 45 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जिस हल्के में या जिस इलाके में दर्जा हरारत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है वो है अंबरपेट, जहाँ पर 42.4 डिग्री सेल्सियस ये दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन ये भी कहा गया है महकमे मौसमियात ने कि ये जो गर्मी की लहर है, गर्मी की शिद्दत है वो 17 मई तक जारी रहेगी, उसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि रियासत तेलंगाना के जो अजला हैं आदिलाबाद है, जगतियाल है, करीमनगर है, इसके अलावा कुमारा भीम, आसिफाबाद है, मंचिर्याल है, निर्मल है, निज़ामाबाद और पेद्दापल्ली, वहाँ पर ये कहा जाता है कि गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है और हर हद तो यह है कि लोग अपने घरों से निकलने के लिए डर रहे हैं। हैदराबाद का भी यही हाल है। अगर हैदराबाद में अगर आप बाहर निकलेंगे घरों से तो आप देखेंगे कि सड़कों से भी ऐसा लग रहा है कि गर्मी निकल रही है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक होती है सेहत के लिए। ऐसे में कई लोग चक्कर की शिकायत कर रहे हैं, पेट में दर्द की शिकायत कर रहे हैं और यानी बहुत यानी मोशंस वगैरह की शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसे में घरों में रहिए, गैर ज़रूरी तौर पर मत निकलिए। अगर इमरजेंसी हो, ज़रूरी काम हो तो तब आप निकल सकते हैं, वरना अपने घरों में रहिए, अपने दफातर में रहिए, अपना काम में मसरूफ़ रहिए, क्योंकि आप काम करेंगे तो समझिए कि ये भी इबादत है और इस इबादत का सवाब भी मिलता है। तो बहरहाल नाज़रीन अक्सर ये देखा जाता है काम के मौके पर लोग काम चोरी करते हैं और यकीन मानिए कि काम चोरी मेरी नज़र में तो हराम खोरी है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। इंसान जब मेहनत करेगा, हलाल खाएगा, तो यकीन मानिए कि उसके दर्जात भी बुलंद होंगे और अल्लाह ताला उसकी कमाई में बरकत भी देगा। वरना जिंदा आप देखेंगे कि आप बहुत खुद को मुत्तकी परहेज़गार साबित करेंगे, लेकिन काम में बेईमानी करेंगे और अपने जो आपको अमानत दी ये है, अमानत में ख़यानत करेंगे, तो ये बहुत ही डेंजर होगा आपके लिए और आपकी आखिरत के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन हम बात कर रहे थे गर्मी की, और ये कहा जाता है कि जो गर्मी की शिद्दत होती है, तूफ़ान बादोबारा आते हैं, सैलाब आते हैं, ये सिर्फ इंसान के आमाल की वजह से आते हैं। अगर इंसान अच्छे आमाल नहीं करता है तो कुदरत जो है, कुदरत का कहर जो है वो मुख्तलिफ बलायात की शक्ल में, मुख्तलिफ आफात की शक्ल में मंजर-ए-आम पर आते हैं। यानी आप देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होते हैं, कुदरती आफात जो होते हैं, उसकी शक्ल में आते हैं और बस्तियों की बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। और आपने देखा कि सुनामी में कितने ममालिक तबाह व बर्बाद हो गए, कितने शहर तबाह व बर्बाद हो गए। आपने देखा कि ज़लज़ले में कैसी कैसी बस्तियाँ उल्ट कुदरत ने उलट दी। ये जो होता है ये सब कुछ इंसान के आमाल का नतीजा होता है। तो बहरहाल नाज़रीन बालाजी के बारे में हम बताते हैं। टी बालाजी ये बेदरमियान है, उनका कहना है कि आज कहीं हैदराबाद और अतराफ अकनाफ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बालाजी के बारे में कहा जाता है कि ये नौजवान जो पेशकशी करता है बिल्कुल दुरुस्त करता है और लोग इसकी पेशकशी को बहुत सीरियस लेते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि वह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में आवाम से अपील की है कि सोना ना खरीदें, वो भी 1 साल तक, तो अब अंदाज़ा कीजिए कि करोड़ों लोग रोज़गार से महरूम हो जाएंगे 1 साल तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो फैसला करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है मुझे, ये जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सोना 1 साल तक ना खरीदें, तो आपको बता दूं कि जो ज़ेवरात के कारोबार का सेक्टर है उसमें कम से कम 1 करोड़ जो लोगों की मुलाजिमतें मुतासिर होने का सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इन 1 करोड़ जो लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म की अपील से मुतासिर हो रहे हैं, उन्हें माहाना 20-25 हज़ार रुपये रोज़गार भत्ता दे देंगे शायद, मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि जो भक्त है उन्हें यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं, आप गुजरात चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर जाइए, जो जौहरी है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तायद की थी उन्होंने, और वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें क्या इनाम दिया है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, आवाम से उन्होंने अपील की है। तो इसका मतलब वज़ीर-ए-आज़म ने इन जौहरियों के पेट पर लात मारी है, जबकि और कहाँ कहाँ लात मारी है ये तो आप भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये जो भक्त है वज़ीर-ए-आज़म के दुश्मन बने हुए हैं। अब उन्हें वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिबा करना चाहिए कि ये इस सेक्टर से
जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ लोग मुतासिर हो रहे हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म उन्हें माहाना 20 या 25 हज़ार रुपये बतौर मुआवज़ा या पाबेजाई की रकम के तौर पर अदा करेंगे? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि नाज़रीन आपको बता दूं कि जनूबी कोरिया की तरफ आप जाइए, वहाँ पर ईरान जंग के मौके पर आपने देखा कि हुकूमत की जानिब से आवाम को परेशानी से बचाने के लिए, महंगाई से बचाने के लिए $4,000 दिए गए हैं। तो ये ऐसी हुकूमतें होनी चाहिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म गैर दानिशमंदाना फ़ैसले करते हैं और उसका खुमियाजा जो है आवाम को भुगतना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो टीम बेहतर होती है, जिसे हुक्मरानी का तजुर्बा होता है, जिसकी खारजा पॉलिसी, जिसकी दाखिली पॉलिसी जो है वो बहुत ही शफाफ होती है, वो हुकूमत बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म के अतराफ़ घूमता है, यानी नरेंद्र मोदी के अतराफ़ घूमता है। अगर बीजेपी कामयाब होती है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कोई किरदार नहीं होता, तब भी उनको उसका क्रेडिट दे दिया जाता है। अब जब बीजेपी को हार होती है, बुरी तरह शिकस्त होती है, शर्मनाक शिकस्त से वो दो चार होती है, तो उस शिकस्त का जिम्मेदार दूसरे बीजेपी कायदीन को करार दिया जाता है, यानी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। तो बहरहाल आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने मशवरे दिए थे कि 1 साल तक ज़ेवरात ना खरीदें। फिर एक वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि लोगों से कि आप बराए मेहरबानी पेट्रोल और डीजल देकर खर्च करें। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि जो लोग बैरूनी ममालिक सब यानी सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं, वो अपने दौरे मनसूख कर दें। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि किसान जो बैरूनी ममालिक से इम्पोर्ट की जाने वाली खाद इस्तेमाल करते हैं, वो देसी खाद इस्तेमाल करें। लेकिन आपको बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के इस मशवरे के बाद बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं और अब ये देखना है कि क्या हिंदू जो अवाम है या सनातनी जो हैं, वो हिंदुओं के मुक़द्दस अयाम या मुक़द्दस दिनों के मौके पर सोना नहीं खरीदेंगे, वज़ीर-ए-आज़म की अपील को कबूल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म ने जो भी मशवरा दिया है, जो भी अपील की है, उसका कोई यानी फ़ायदा नहीं हुआ। कोरोना वायरस के वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने यानी बत्ती गुल करने की बात की थी और इसके बाद तालियां बजाने की बात की थी, फिर उसके बाद थालियां बजाने की बात की थी और गो कोरोना गो के नारे लगाने की बात की थी, लेकिन सारी दुनिया उनकी इन बातों पर हंसती रही और उनका मजाक उड़ाती रही। हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाती रही कि ऐसा कैसा होता है कि वहाँ पर तालियां बजाने से कोरोना वायरस चले जाएगा, वहाँ थालियां बजाने से कोरोना वायरस गायब हो जाएगा, वहाँ पर बत्ती गुल करने से कोरोना वायरस गायब हो जाएगा। जबकि बत्ती गुल करने के बाद हिंदुस्तान की आबादी में इजाफा हो गया है उल्टा। तो अब अंदाज़ा कीजिए, जबकि आरएसएस कहती है, दूसरे लोग कहते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, तो फिर आप बत्ती गुल करेंगे तो आबादी नहीं तो क्या बढ़ेगी, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको ये बता दें कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्होंने ही अपील की। और आपको ये बता दूँ कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चीन को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोना चीन में इस्तेमाल किया जाता है, चीन में सनती यानी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की झोपड़ी में कोने कोने में अगर आप जाके देखेंगे, झोपड़ी भी हो तो वहां पर चांदी आपको दिखाई देगी, वहां पर सोना दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी सोना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सनातनी मजहब में सोने को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी गई है। जबकि दीन इस्लाम में सोने की कोई अहमियत नहीं है और ना दौलत की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इंसान के किरदार की, इंसान के कैरेक्टर की, इंसान के तक़वा की सबसे ज़्यादा अहमियत है कि इंसान किस तरह है, उसके अखलाक कैसे हैं, उसके किरदार कैसे हैं। इंसान के अखलाक सोने की तरह होना चाहिए, इंसान के किरदार सोने की तरह होना चाहिए, ये इस्लाम कहता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपील की और आपको बता दूं कि ऐसा एक हिंदुस्तान में वाक़या पेश आया जहां पर आपको बताना ज़रूरी है कि सोने की चैन ना देने पर ससुराल वालों ने दुल्हन को कत्ल कर दिया, नई नवेली दुल्हन को कत्ल कर दिया। और बताया जाता है कि 23 साला संजू नामी कुमारी नामी लड़की की शादी विनोद पाल से हुई थी और ये कहा जाता है कि जहेज में लड़की के वालिदैन ने 4 लाख रुपए नकद दिए थे, मोटरसाइकिल दी थी, फ्रिज दिया था, फर्नीचर दिया था और तो पूरा सामान दिया था। यहाँ तक कि ससुराली रिश्तेदारों को
तोहफे भी दिए थे, लेकिन जब सोने की चैन का मुतालबा किया गया तो कहा गया कि हम आपको सोने की चैन भी अनकरीब दे देंगे। बहरहाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो नहीं देते, बातें बड़े बड़े करते हैं, तो बेचारी फंस गई। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि सास जो है सुमित्रा देवी, उसने दावा किया कि सोने की चैन को लेकर घर में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद संजू कुमारी ने खुदकुशी कर ली फांसी लेकर, जबकि ससुराल ये दुल्हन के वालदेन का और उसके भाई का कहना है कि उसका गला दबाकर या गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। तो नाज़रीन, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अब ये जो बच्ची मरी है, क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वो सोने की चैन उसे देंगे या बीजेपी वाले जाकर जमा करके देंगे? ये सबसे अहम सवाल है। और याद रखो, जो लोग मजहबी बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते हैं और जो तकसीम हो रहे हैं, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म से इस तरह के वाक़यात बताकर ये सवाल करना चाहिए, बीजेपी हुकूमतों से ये सवाल करना चाहिए, क्या तुम्हारी पॉलिसी की यही है कि इसके नतीजे में लड़कियों पर मज़ालिम हो रहे हैं और आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो बेटी महफूज नहीं है। एक सोने की चैन के लिए एक नई नवेली दुल्हन का कत्ल किया जा रहा है। ये क्या यही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कारनामे हैं या उनकी हुकूमत के कारनामे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दूँ कि बंडी संजय के बेटे का सवाल है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। एक खबर आ रही है चीन से, और आपको बता दूं कि चीन में यानी बीजिंग में ट्रंप का शानदार इस्तकबाल किया गया और चीनी सदर ने ट्रंप से कहा कि आप हमारे दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर बनिए। तो अब देखना यह है कि ये पार्टनर बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि दोनों यानी चीन और अमेरिका के दरमियान एतमाद का खसारा पाया जाता है, यानी एक दूसरे पर वो दोनों भरोसा नहीं करते। हद तो ये है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर के साथ जो ताजरीन या आला ओहदेदार वहाँ पर आए हैं, उनकी भी जासूसी की जा सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।